गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट 11 की तैयारी कर रहे हैं और जिसका एग्जाम आपको 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो आपके लिए अब काफी कम समय बचा है। ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। यदि आप थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करेंगे तो आपके हाथ से आपका रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आपको क्या करना है, आपको पूरे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करना है और डेली प्रैक्टिस करते रहना है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एनटीए यूजीसी का जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो कॉमन पेपर होता है, उसके अंतर्गत आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनुमान। हम लोग प्रमाण की बात कर रहे थे, तो प्रमाण में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अनुमान के दोष करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अनुमान, अनुमान के दोष। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास होता है। ठीक है, हेत्वाभास को ही हम लोग अनुमान के दोष कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं फैल्सीज, फैल्सीज ऑफ इन्फ्रेंस। ठीक, फैल्सीज ऑफ इन्फ्रेंस, ये इस पर आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अनुमान में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं, कैसे दोष हो सकते हैं, उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अनुमान के दोष देखेंगे। अनुमान में दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे कि अनुमान के दोष कितने होते हैं। तो अनुमान के आपके मुख्य रूप से 5 दोषों को आप देखेंगे आज की डेट में। तो चलिए, सबसे पहले दोष क्या होता है। दोष का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी, किसी भी चीज में कोई कमी होगी तो वही आपका दोष कहलाता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। अब साधारण भाषाओं में, साधारण भाषा में हम लोग कहेंगे हेत्वाभास। हेत्वाभास का अर्थ क्या होता है, या अनुमान के दोष में जो हेत्वाभास है, हेत्वाभास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आभास। ठीक है, हेत्वाभास का अर्थ होता है हेतु का आभास। क्या है, हेतु का आभास। अब यहाँ पर हेतु क्या है, हेतु को जब मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने क्या ग्राफ बनाया था, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था। ये पर्वत था, यहाँ पर ये आपका जो था धुआं था। ठीक है, और यहाँ पर जो है आग थी। ठीक है, धुएं को हमने क्या बताया था, साधन बताया था। ठीक है, इसी साधन को हम लोग ने हेतु कहा था। ठीक, इसी साधन को हम लोग ने हेतु कहा था। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है खड़ा है, वो देख रहा है, ये आग है आपका। आग को हमने साध्य बताया था आपको। ठीक, साध्य बताया था। तो ये कंडीशन हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस में, इससे पहले हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति जो है पर्वत के नीचे खड़ा हुआ है और ऊपर देखता है कि धुआं निकल रहा है। तो ये धुआं क्या है, आपका साधन है, और ये साधन को ही हम लोग हेतु कहते हैं। और साध्य क्या है, जिसको सिद्ध करना हो उसे साध्य कहा जाता है। इसको साध्य कहते हैं, मतलब आग है यहाँ पर। ठीक, आग के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो ये कहानी थी। अब यहाँ पर ये हेत्वाभास क्या था, तो हेत्वाभास जो होता है, हेतु का आभास करना। हेतु का आभास करना मतलब साधन का आभास करना। क्या लिखें, हेतु के आभास करने का मतलब है साधन का आभास। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड इतना मॉर्निंग। करा दिया। बस यही करा ही रहे, अभी अभी कुछ कराया ही नहीं है। ठीक, ठीक, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हेत्वाभास की। तो हेत्वाभास क्या होता है, जिसमें हेतु का आभास होता है। मैंने बताया हेतु क्या होता है, तो मैंने बताया आपसे कि एक व्यक्ति पहाड़ के नीचे खड़ा है, ऊपर देख रहा है धुआं। तो इस धुएं को हमने बताया कि ये साधन कहलाता है। साधन को हम लोगों ने हेतु कहा है। और नीचे जो आग उसे साध्य होता है। साध्य क्या होता है, जिसे सिद्ध किए करना हो उसे साध्य कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं ना, जैसे हेतु की जगह साधन है, तो साधन का आभास करना होता है।
इसके सही अर्थों में लेंगे। और अगर हम कहेंगे नीचे तो धुआं का आभास आना, धुआं का आभास, ठीक, धुआं का आभास होना ही यही आपका हेत्वाभास कहलाता है, धुआं का आभास। अब हेतु कहते हैं कि अनुमान जो है, अनुमान हेतु पर ही निर्भर करता है। अब कोई अनुमान यदि आपने लगाया तो जो साधन है वही तो आपका आधार होगा, वही तो बेस होगा। तो अनुमान किस पर निर्भर है? अनुमान हेतु पर निर्भर है। ये लाइन लिखते चलिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोगों को वो लाइन को नोट डाउन करते चलेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने बताया कि अनुमान किस पर निर्भर करता है, तो अनुमान हेतु पर ही निर्भर करता है। अब हेतु में कुछ दोष हो तो उसे तो अनुमान भी दोषित हो जाएगा। मतलब यहाँ कह सकते हैं अनुमान किस पर निर्भर है? हेतु पर निर्भर है। हेतु में साधन पर निर्भर है। अगर जिस साधन के बारे में आप देखकर कल्पना कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, यदि वही गलत हो जाए, वही दूषित हो जाए, तो हमारा अनुमान भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो कहते हैं, तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं अनुमान साधारण भाषा में गलती हेतु के द्वारा ही होती है, ठीक। मतलब हेतु के द्वारा, मतलब साधन को जैसा हम देखेंगे वैसा ही बताएंगे। साधन अगर हमें गलत दिख गया तो हमने गलत चीजें बता दी, साधन हमें सही दिख गया तो हमने सही चीजें बता दी। तो कह सकते हैं कि अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। अब देखिए अनुमान के दोष को हेत्वाभास क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बताना चाहा। कैसे? जैसे हेतु है, हेतु का आभास होना, साधन का आभास होना या धुएं का आभास होना, मैंने बताया। अब इसमें मैंने ये लाइन बताई कि अनुमान है, अनुमान किस पर निर्भर करता है? अनुमान जो है किस पर निर्भर है? हेतु पर निर्भर है, ठीक, हेतु पर निर्भर। यदि आपका हेतु में कोई कमी होगी या दोष होगा तो सीधे सीधे अनुमान में भी वो दोष दिखाई देगा। अगर इसमें कोई कमी होगी तो इसमें भी कमी दिखाई देगी। तो इसीलिए अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा गया है, ठीक। अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा गया है। अब भारतीय परंपरा में कहते हैं, भारतीय परंपरा में अनुमान में जो भी दोष होते हैं वे वास्तविक होते हैं। आप इस लाइन को लिख दीजिएगा कि भारतीय अनुमान में जो भी दोष होते हैं वे वास्तविक होते हैं, ठीक है। अब इसमें और कहते हैं कि पाश्चात्य अनुमान की अगर हम बात करेंगे तो पाश्चात्य अनुमान के आकारिक दोष होते हैं। आकारिक दोष होते हैं, आकार के अनुसार उसमें दोष दिखाई देते हैं। जैसे अव्याप्त मध्यवर्ती पद होता है, अनुचित वृहद पद होता है, फिर अनुचित लघु पद आदि यहाँ नहीं होते हैं। तो ये आपका पाश्चात्य वाला नहीं देखना है, हमें अपने भारतीय वालों में देखना है। तो इसमें कहता है कि इसका कारण यही है कि भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का आकारिक तथा वास्तविक भेद नहीं स्वीकार किया गया है, ठीक है। फॉर्मल और मटेरियल, मतलब कहते हैं कि भारतीय दर्शन में, हम लोग भारतीय दर्शन में कहेंगे तो एक आपका फॉर्मल होता है, ठीक, फॉर्मल होता है, दूसरा मटेरियल होता है, ठीक। तो एक फॉर्मल होता है और दूसरा मटेरियल होता है, जिसको हम आकारिक और वास्तविक, ये मटेरियल जो होता है जिसको वास्तविक इन्होंने बोला है, और जो आकारिक होता है उसको फॉर्मल बोला है, ठीक। इन दोनों का, तो ये दोनों भारतीय तर्कशास्त्र में इन दोनों को स्वीकार नहीं किया गया है। जब इन दोनों को नहीं स्वीकार किया गया है तब क्या चीजें स्वीकार करी गई हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं हेत्वाभास जो है अनुमान के वास्तविक दोष होते हैं। मतलब आप कहेंगे हेत्वाभास क्या होता है, तो आप लिखेंगे अनुमान के वास्तविक दोष, ठीक है। अनुमान का जो वास्तविक दोष होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसी को हम हेत्वाभास कहेंगे। हेत्वाभास की आपके सामने 4 परिभाषाएं हैं। जैसे आप कह सकते हैं हेतु का आभास होना हेत्वाभास कहलाता है, साधन का आभास होना हेत्वाभास कहलाता है, धुएं का आभास होना हेत्वाभास कहलाता है,
जब अनुमान के वास्तविक दोष हमें दिखाई देते हैं तो अनुमान के वास्तविक दोष को हम लोग हेत्वाभास कहते हैं हम लोग। ठीक, इतना पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? बताओ सभी लोग। सर ये फॉर्मल और मटेरियल का लाइन क्या बोला था आपने? नहीं, फॉर्मल ये जो है वेस्टर्न फिलॉसफी में इन दोनों को शामिल तो करते हैं, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में कहते हैं ना तो ये फॉर्मल को मानते हैं ना तो ये मटेरियल को मानते हैं। जो इनके सामने दिखाई देता है वो वास्तविक चीजों को ही मानते हैं केवल, कि जो इनके सामने वास्तविक रूप में जो प्रकट होगा उसको ही इन्होंने बताया कि हेत्वाभास होगा। इन दोनों को इन्होंने निग्लेक्ट किया है, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में इन दोनों को एक्सेप्ट करके इसकी संकल्पना को डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको कॉमन फैक्टर में इन्होंने बताया है। क्लियर? अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है, सभी जगह हेत्वाभास कहा जाता है। अच्छा। लेकिन अनुमान के वास्तविक दोष को यहाँ पर माना गया है। ठीक, चल बात करते हैं कि इसके प्रकार भी होंगे। तो न्याय तर्क शास्त्र में इसके जो है हेत्वाभास के 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने? इसके जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रकार की बात करेंगे तो 5 प्रकार इसमें बताए गए हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर एक पर आपका आता है सव्यभिचार। क्या आता है? सव्यभिचार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में भी सव्यभिचार ही आता है इंग्लिश में। ठीक, इंग्लिश में भी लिख लेंगे सव्यभिचार। इंग्लिश में भी आपका सव्यभिचार आता है। ठीक, फिर दूसरा आपका क्या आता है? नंबर दो पे आपका आता है विरुद्ध। ठीक, विरुद्ध आता है आपका। विरुद्ध में क्या होता है अभी बताते हैं। विरुद्ध होता है। फिर आप जो तीसरे पॉइंट पे तीसरा जो होता है आपका, तीसरा होता है सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष, सत्य प्रतिपक्ष होता है। इसको भी वैसे ही बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहीं मिलेगा तो प्रकरण सम मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकरण सम मिलता है कहीं कहीं आपको। इसको भी इंग्लिश में वही लिखते हैं सत्य। ठीक है, सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष होता है। नंबर 4 पे जो आपका आता है, नंबर 4 पे आपका आता है असिद्ध। ठीक, असिद्ध आता है आपका, जिसको बोलते असिद्ध को बोलते साध्य सम। साध्य सम जिसको असिद्ध बोलते हैं। इसको या तो इसको बता दो, अभी जब बताएंगे तब समझ में आएगा ना वो चीजें। ठीक है, असिद्ध आपका हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 5 पे जो आपका आता है बाधित आता है। क्या आता है? बाधित। ये इसको हम लोग बोलते हैं कालातीत। ठीक, बाधित होता है या कालातीत होता है। ठीक, बाधित बाधिता। ठीक, तो ये होता है आपके 4-5 होते हैं आपके। ठीक, अब 1 बाय 1 हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे कि होता क्या चीज है। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि सव्यभिचार होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं
कि सव्यभिचार क्या होता है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये कहते हैं कि सव्यभिचार क्या होता है, तो कहते हैं अनुमान को सही होने के लिए आवश्यक है। अब अनुमान सही हो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ एकांत संबंध हो। अब हेतु का साध्य के साथ एक ग्राफ आप अपने मन में हमेशा बनाए रखिएगा कि हेतु क्या होगा और साध्य क्या होगा। ये पर्वत है, ये आप बना के रखो, ठीक है ना। ये आपका एक व्यक्ति मैंने खड़ा कर दिया, यहाँ हल्की हल्की धुआं निकलेगा, ठीक, और यहाँ पे आग होगा, ठीक। इसको क्या कहा गया है, इसको बोला गया है साधन, ठीक। साधन को ही हम लोगों ने हेतु कहा है, ठीक है। इसको ये है, ये आपका साध्य है, ठीक। अब देखो, अब परिभाषा आपके सामने निकल कर आएगी। इसमें सव्यभिचार में कहता है कि यदि अनुमान का सही होना है तो हेतु का भी सही होना चाहिए। मतलब अगर अनुमान अगर आपका सत्य हो तो इसका मतलब हेतु अगर सत्य होगा तो अनुमान भी सत्य होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनुमान किस पर आधारित है, अनुमान जो है किस पर निर्भर है, तो अनुमान जो है हेतु पर निर्भर है, ठीक। किस पर निर्भर है, हेतु पर निर्भर है आपका, ये याद रखना है। अब इसमें कहता है कि अब हेतु का साथ, अब हेतु जो है इस पर निर्भर है और हेतु किस पर निर्भर है, हेतु जो है साध्य पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, साध्य पर निर्भर है। तो वही ये कह रहा है कि सव्यभिचार में कहता है अनुमान को सही होने के लिए यह आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ एकांत संबंध हो। एकांत संबंध हो, कैसा संबंध हो, एकांत संबंध का मतलब इन दोनों के बीच अकेला संबंध हो, इसके बीच कोई तीसरा ना आए मीडिएटर। जैसे अनुमान को सिद्ध करने के लिए, भाई हमें अनुमान को सिद्ध करने के लिए हेतु का संबंध लिया, हेतु का संबंध किससे है, साध्य से है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसको एकांत संबंध कहते हैं। और आप जानते हैं इन दोनों के संबंध को एक दूसरा नाम बोलते हैं, कि आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि मैंने ये चीज बताई थी व्याप्ति में कि अनुमान जो है किस पर आधारित होता है, अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। और व्याप्ति का अर्थ क्या होता है, विशेष प्रकार का संबंध होना। और विशेष प्रकार का संबंध कैसे है, तो बताया था प्रकृति के नियम के द्वारा। प्रकृति का नियम जिसमें मैंने भगवान राम का भी लिया था, श्री कृष्ण का भी नाम लिया था, और मैंने आपको एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। मैंने कहा कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, ठीक। तो कोई भी ऊपर अवतार नहीं, जमीन पर धरती पर रहकर सही काम करना, सत काम करना ही, जो व्यक्ति सत काम करता है वही भगवान कहलाता है। तो मैंने ऐसी कंडीशन बताई थी, मैंने बताया था कि प्रकृति का नियम है। फिर प्रकृति का नियम कैसे बना, तो वो कार्य कारण संबंध है, जिसमें मैंने बीज और पेड़ का विकल्प दिया था आपको। मैंने पिता और पुत्र के संबंध के बारे में बताया था कि पिता कौन होता है, पिता कार्य करता है, कारण क्या है, मतलब कार्य क्या है, बालक है, कारण क्या है, पिता है। मतलब पुत्र जो है एक तरीके से कार्य है, उसका पिता जो है वो कारण बनता है उसके पुत्र का। तो ऐसे ही बहुत से विकल्प हमने आपको सामने विचार रखे थे, उदाहरण रखे थे, तो याद रखना इस चीज को। तो मैंने एक क्रम बताया था, अनुमान, अनुमान से व्याप्ति, व्याप्ति से प्रकृति का नियम, प्रकृति नियम से कार्य कारण संबंध, फिर कार्य कारण किस पर है, अनुमान पर निर्भर है, ठीक। तो ये कंडीशन मैंने बताई थी, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर सव्यभिचार क्या होता है, तो सव्यभिचार जो होता है हेतु का साध्य के साथ जो एकांत संबंध होता है उसे हम सव्यभिचार कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें अभी इतनी लाइन नहीं, कहता है कि जब हेतु को कहते हैं, जब अनुमान को सही होने के लिए, लाइन को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, अनुमान को सही होने के लिए यह आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ एकांत संबंध हो, ठीक। जब एकांत संबंध हो, ठीक है। तो उसमें कहता है कि सव्यभिचार का दोष कब उत्पन्न होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका जो है, इसमें जो है दोष उत्पन्न कब होता है।
तो जान लो दोष उत्पन्न कब होता है। कहते हैं जब हेतु का संबंध कभी कभी साध्य से रहता हो और कभी कभी साध्य से भिन्न रहता हो। मतलब जब कभी भी सव्यभिचार में कहता है, वैसे तो इसका नियम क्या है अनुमान की व्याप्ति का, कि हेतु का संबंध केवल साध्य से होना चाहिए, लेकिन जब कहीं कहीं हेतु जो है किसी और जगह घूमने लग जाए, जैसे एग्जाम्पल दे, जैसे हस्बैंड और वाइफ है और एक तीसरा कोई व्यक्ति आ जाए उनके बीच में, लड़का या लड़की, तो क्या होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच जो संबंध है, कभी कभी हस्बैंड किसी और के पास चला जाए या किसी और से संबंध, मतलब उससे बातचीत संबंध बनाने लगे, या जो है वाइफ जो हो वो किसी और के साथ ऐसा करने लगे, तो ये सव्यभिचार के अंतर, मतलब सव्यभिचार का दोष हो जाता है इसमें उत्पन्न। समझ रहे हो ना, कि कभी कभी जब अन्य किसी के पास कोई भिन्नता चली जाती है कि इन दोनों के बीच तो वास्तविक संबंध तो इन दोनों का है, लेकिन कभी कभी हेतु जो है किसी अन्य के पास चला जाए, किसी भिन्न वस्तु से रहता हो, ठीक है, किसी अन्य वस्तु से रहता हो, तो उसमें जो है क्या हो जाएगा, ये सव्यभिचार का संबंध कहलाएगा। आप लोग लिख लो, लिख लो, लिखो, सव्यभिचार का दोष तब उत्पन्न होता है, लिखिए, सव्यभिचार का दोष तब उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध हाँ, सव्यभिचार का दोष तब उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता हो और कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु से रहता हो। ठीक, आप इसको आप अपने प्रेजेंट कल्चर में आप देख सकते हो कि आप आज के समय में ये चीजें आपको बहुत देखने को मिलती हैं, तमाम तरीके की। अब जैसे इसका एग्जांपल आपको लिखना है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ सर। साध्य, हाँ सर वो लाइन लास्ट का रिपीट कर दें। साध्य से रहता है, कभी साध्य से रहता हो और कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु से रहता हो, और कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु से रहता हो। ठीक, तो चलो अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। जैसे कह सकते हैं, पहला एग्जाम्पल लेंगे, सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। पहला लिखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा, सभी जनेऊ पहनने वाले, ठीक, सभी जनेऊ पहनने वाले क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर कहते हैं कि ये नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि योगदत्त जनेऊ पहनता है। लिख लीजिए, योगदत्त जनेऊ पहनता है, योगदत्त जनेऊ पहनता है, इसलिए योगदत्त क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, आप बताओ। सर ब्राह्मण, योगदत्त ब्राह्मण है, तो इसलिए योगदत्त क्या हो जाएगा, ब्राह्मण है। अब इसको मुझे साफ करेंगे तभी इसके और भी कंडीशन को हम बता पाएंगे। ठीक, अब लिखेंगे, इसलिए तीसरे पॉइंट में, इसलिए क्या हो जाएगा, योगदत्त ब्राह्मण है, योगदत्त ब्राह्मण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतनी चीजें हो गई। अब इसको और डीप में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ साथ हम और भी चीजों को इसमें लेंगे। जैसे इसमें कहते हैं सव्यभिचार की अगर हम बात करें तो सव्यभिचार में मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं। कौन कौन से 3 दोष होते हैं? सबसे पहले इसके 3 दोष आप देख लोगे तो और भी चीजें आपको क्लियर होगी। सबसे पहले नंबर 1 पर आपका आता है, नंबर 1 पर आता है साधारण। क्या आता है? साधारण सव्यभिचार, जिसको जनरल बोलते हैं।
दूसरा आपका असाधारण आता है आपका। सर किसमें ये है? ये श्राव्य विचार के प्रकार हैं। असाधारण होता सर है, प्रकार या हाँ प्रकार कोर्स लिखा हो बोल ना। रहे थे आप? श्राव्य विचार के प्रकार है, 3 प्रकार है, साधारण, असाधारण और तीसरा है अनुपसंहारी। ठीक, अनुपसंहारी। तो ये साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जब हम लोग लिख लेंगे तो सीधे सीधे हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको दे दे, फिर आप बताओगे कि कैसे होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे कि सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त हैं, लिखेंगे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है। ठीक है, सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है। फिर कहते हैं दूसरा पॉइंट, पहाड़ पर पदार्थ क्या है, पहाड़ ज्ञात पदार्थ है। ठीक, लिखेंगे पहाड़ ज्ञात पदार्थ है। ठीक, इसलिए पहाड़ अग्नि युक्त है। इसलिए पहाड़ अग्नि युक्त, ठीक अग्नि युक्त है। ये हो गया आपका। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि जहां हेतु अव्याप्ति होता है। इसमें क्या होता है, साधारण श्राव्य विचार में हेतु हेतु कैसा होता है, अव्याप्ति, अव्याप्ति होता है। ठीक, अव्याप्ति की बात बताते हैं। अव्याप्ति नहीं है, अतिव्याप्ति, सॉरी। ये जो है इसमें हेतु जो है अतिव्याप्ति होता है, इसको लिखेंगे अति व्याप्ति। ठीक, अतिव्याप्ति होता है। साधारण में आपका अव्याप्त होता है। इसको एक एक वर्ड में लिख लेंगे ना तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अव्याप्त दोनों लिखो, फिर इसके बाद बताते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। नोट कर लिया इसको, पहले सबके एग्जाम्पल लिख दे, फिर इसके बाद आपको डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, असाधारण में आप लिखेंगे जैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा है क्या, आपका लिखा है शब्द नित्य है। मतलब शब्द नित्य का मतलब सब स्थायी, क्यों, क्योंकि क्योंकि यह, सर ये असाधारण का है। हाँ इसी लाइन खींच दिया हूं, क्योंकि यह सुनाई पड़ता है। अभी सबके एग्जाम्पल लिख दे, फिर इसके बाद बात करते हैं इस पर। ठीक है ना, ये हो गया। इसमें अव्याप्त होता है, अव्याप्त को टू नैरो बोलते हैं। ठीक, अब अनुपसंहारी में क्या होता है, इसमें देख लो। अनुपसंहारी में होता है सभी पदार्थ नित्य है क्योंकि वो ज्ञेय है। लिखेंगे सभी पदार्थ नित्य है, क्यों, क्योंकि वे ज्ञेय है, ज्ञेय है।
ठीक है, लिख लिया। चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सर ये असाधारण के पास क्या लिखा है ब्रैकेट में आपने? अव्याप्त, अव्याप्त लिखा है, जिसको बोलते हैं टू नैरो। क्या बोलते हैं? टू नैरो, इंग्लिश में। ठीक है, चलो अब एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साधारण श्राव्य विचार क्या होता है? तो साधारण श्राव्य विचार में हेतु अति व्याप्त होता है। अति व्याप्त में उसके अंदर चीजें अधिक, सर्वाधिक चीजें उसके अंदर व्याप्त होती हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है। मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं, जलने वाले जितने पदार्थ होते हैं, वो सब अग्नि, उससे वो है अग्नि से युक्त होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि पहाड़ जो है ज्ञात पदार्थ है। ठीक है, क्या कहते हैं कि पहाड़ ज्ञात पदार्थ है। इसमें देखो कैसे इसमें श्राव्य विचार आया, ये जान लो। ठीक, श्राव्य विचार में जैसे हेतु है, जैसे अधुआ है और साध है, इनके बीच कौन आया है, ये बात आखिर कर कौन रहा है? तो ये आपका यहाँ पर कर रहा है ये। ठीक, तो वही कह रहा है कि सभी ज्ञात पदार्थ, मतलब ये पक्ष है, इसको लिखा नहीं, ये पक्ष है आपका। ठीक, अब क्लियर हो रहा होगा कि श्राव्य विचार क्या होता है। जब उसमें कभी कभी किसी दूसरे के साथ उसके हेतु का संबंध कभी कभी दूसरे के साथ हो जाता है, तो वही आपका श्राव्य विचार कहलाता है। जैसे हेतु का संबंध, पक्ष और हेतु के संबंध को हम श्राव्य विचार कह सकते हैं। भाई हेतु का संबंध तो साध से होने, लेकिन कभी कभी इन दोनों का संबंध हो जाता है, तभी वो कंडीशन बनती है। तो वही ये कह रहा है कि साधारण अति व्याप्त में सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है। तो पहाड़ क्या है? ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ अग्नि युक्त है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर ये वाला बताइए, तो आगे चले। नहीं समझ में आया सर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसने बताया है कि जितने आप जितनी भी चीजों को जानते हैं जहां पर आग है, वहां जैसे इसने बताया कि यहाँ पर कह रहा है कि सभी ज्ञात, मतलब सभी जानने वाली पदार्थ जो है अग्नि युक्त होते हैं। कहीं ठीक है, तो कहीं पहाड़ पर आपने क्या है, पहाड़ भी ज्ञात पदार्थ है, मतलब पहाड़ को भी हम लोग जानते हैं, इसलिए पहाड़ अग्नि युक्त है। क्यों? क्योंकि वो धुएं की वजह से हम पूरी की पूरी कहानी बना रहे हैं। ठीक है, कि सभी धुआं कहाँ दिखाई दे रहा है? आपका पहाड़ पर। तो कहते हैं सभी ज्ञात पदार्थ जो है अग्नि युक्त है। अब पहाड़ पर भी धुआं दिखाई, इसका मतलब पहाड़ जो है ज्ञात पदार्थ है, पहाड़ को हम लोग जानते हैं ना, इसलिए पहाड़ पर पहाड़ जो है अग्नि युक्त है। क्यों? क्योंकि वहां पर धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक, मतलब धुएं की वजह, मतलब इसकी वजह से ही हमने अनुमान लगाया ये पक्ष है। पक्ष जो है पहाड़, अब इन दोनों के बीच जो है आप कह सकते हैं, पक्ष को छोड़कर आप देख रहे हो कि मेन पॉइंट का है, कहां पर कोई भी चीज दिखाई दे रही, ये पक्ष हो जाएगा। अब सही है, अब सही है। ठीक, हाँ, पर्वत के और हेतु के बीच में जो संबंध है उसको जो है हम लोग सव्यभिचार संबंध के रूप में देख सकते हैं, जब हेतु का संबंध इससे हटकर इससे हो जाता है। अब हम केवल पर्वत की वजह से ही जो है चीजों को बताते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है, पहाड़ जो है ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ अग्नि युक्त है, क्योंकि वहां पर हेतु था। अब हेतु का संबंध जो है पक्ष से हुआ, तो अब हेतु का संबंध पक्ष से हो गया। अब यहाँ पर साध की बात हो जाएगी, पक्ष और साध में संबंध हम दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर पक्ष और साध में संबंध जो हम दिखाने लगे, तो संबंध उनका बदल गया ना। कभी कभी हेतु का संबंध पक्ष से होता है, कभी कभी हेतु का संबंध साध से होता है, तो वही आपका सव्यभिचार कहलाता है आपका। ठीक, तो ये एग्जांपल है, सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है, पहाड़ ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ भी अग्नि युक्त है। ये सव्यभिचार हो गया। अब असाधारण में आएंगे, जिसको अव्याप्त बोलते हैं। अव्याप्त जिसमें चीजें पूरी की पूरी ना हो। जैसे एग्जांपल इसमें कह रहा कि शब्द नित्य है। नित्य का मतलब शब्द स्थायी होता है, नित्य का मतलब जो कभी असत्य ना हो। जैसे इसमें कहा कि शब्द नित्य है, कैसे
क्योंकि यह सुनाई पड़ता है। यदि ये सुनाई नहीं पड़े तो ये शब्द भी नित्य नहीं होगा। तो इसे अव्याप्त बोलते, नैरो बोलते, छोटी परिभाषा बोलते। जो असाधारण होता है वो छोटी परिभाषाएं होती हैं, अव्याप्त होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा कैसे ये भी जान लो। आपके एग्जाम में आएगा अतिव्याप्त जो है किसके अंतर्गत आता है। आपको एग्जाम्पल आपको ये देगा, 4 ऑप्शन देगा, साधारण साव्यभिचार, असाधारण साव्यभिचार, अनुपसंहारी साव्यभिचार। तो इसमें पूछेगा कि अतिव्याप्त क्या होता है, व्याप्त क्या होता है, या कह देगा शब्द जो है नित्य है क्योंकि यह सुनाई पड़ता है, तो इसलिए तो यह जो है किसके अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल आपको यही सेट करेगा, चेंजेस नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम्पल को चेंज करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। और जो किताबों में एग्जाम्पल दिया होता है ज्यादातर उन्हीं एग्जाम्पलों को वो लोग प्रयोग में लाते हैं। ये साइकोलॉजी नहीं है, ये दर्शन है, ये तर्क है। तर्क में कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ। तो सेम डिट्टो ये हो गया। सर इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? बस सर यही इसकी लिखा है कि परिभाषा क्या? असाधारण साव्यभिचार में हेतु अव्याप्त होता है। ये पूरी की पूरी कहानी हेतु से ही बनेगी। ठीक, पूरी की पूरी कहानी। इसमें क्या होता है, हेतु अतिव्याप्त होती है, इसमें हेतु अव्याप्त होता है आपका। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में कहते हैं, अब तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अनुपसंहारी, कहते हैं अनुपसंहारी साव्यभिचार कब होता है, जब हेतु का दृष्टांत ना तो भाव में मिले और ना ही अभाव में मिले। लाइन लिख लीजिएगा आप, देखिए अनुपसंहारी साव्यभिचार तब होता है जब हेतु का दृष्टांत ना तो भाव में मिले और ना अभाव में मिले। ठीक, ना तो भाव में मिले और ना ही अभाव में मिले। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, देखेंगे, हेतु का दृष्टांत मतलब हेतु को सामने से देखना। ठीक, हेतु का दृष्टांत ब्रैकेट में लिख दो, दृष्टांत का मतलब सामने से देखना। ठीक, हेतु का दृष्टांत ना तो भाव में मिले और ना अभाव में मिले। भाव मीन्स जो सामने हो, जिसको आप फील कर सको। अभाव ना तो जिसको आप देख सकते हो ना ही फील कर सकते हो। मान लो नहीं देख सकते, छूकर महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी ना हो, दोनों चीजें हो, ना तो भाव में हो ना तो अभाव में हो। ठीक, जैसे सभी पदार्थ अनित्य हैं, अनित्य हो गया, यहाँ पर नित्य नहीं है। ठीक, अनित्य है, सभी पदार्थ अनित्य है क्योंकि वो ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब जानने वाला। ज्ञेय का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था ज्ञेय का मतलब, बताइए। सर जानने वाला, विषय वस्तु। ठीक है, सर विषय वस्तु होता है। हाँ। अब यहाँ पर विषय वस्तु होती है, ज्ञेय का जानना नहीं, विषय वस्तु होती है। मतलब जो भी, क्योंकि सभी विषय वस्तु ज्ञेय है, अनित्य है। अनित्य का मतलब होता है कि वस्तुएं बदलती रहती हैं। ठीक, अब तो अनुपसंहारी में भी बोला गया है कि जब जब कभी हेतु का दृष्टांत, मतलब हेतु का दृष्टांत जो है ना तो भाव में मिले ना ही अभाव में मिले, तो उसे हम अनुपसंहारी साव्यभिचार कहते हैं। अब इन प्रकार के दोषों में कहते हैं कि अनुमान में कोई उपसंहार जो है नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इस दोष को अनुपसंहारी दोष, मतलब उपसंहार इसमें नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको अनुपसंहारी दोष कहते हैं। बस इतनी ही लाइन आपको आएगी एग्जाम में, एग्जैक्ट लाइन यही आएगी कि हेतु का दृष्टांत ना तो भाव में मिले और ना अभाव में मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल अगर आपका आ जाएगा तो आप क्या बताओगे, वो अनुपसंहारी साव्यभिचार है, या कहेंगे सभी पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि वो ज्ञेय है।
क्योंकि वो गे हैं। ये लाइन भी अगर आपकी आएगी एग्जाम में तो आप इसके बारे में यही बताओगे आपके, मतलब एग्जाम्पल सेट यही होता है आपके एग्जाम में। अगर आपका चेंजेस है तो क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे आज शाम को या कल सुबह, तो उसमें हम लोग पूरी की पूरी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जी सर। हाँ, चलिए अब आगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, जय हिंद सभी को। जय हिंद सर।